नमस्कार स्टूडेंट। पॉलिटी का ये छठा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको पॉलिटी के 5 लेक्चर पर वीडियो बना चुका हूं। इस छठे लेक्चर में आपको मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। फंडामेंटल राइट का जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूं। इस वीडियो में आपके लिए केवल इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उनको लर्न करना है। देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि मौलिक अधिकार की जो कुल संख्या है वो कितनी है, टोटल 6 है। टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 हैं। और वो मैंने सीक्वेंस में लिखवा दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। यहाँ केवल बस मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको हमको पढ़ना है। इसमें हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो अधिकार आता है वो आता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। समानता के अधिकार में केवल 5 आर्टिकल दिए गए हैं। पांचों आर्टिकल को बहुत बारीकी से समझेंगे। देखिए, अधिकार से संबंधित अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो सबसे ज्यादा आर्टिकल रिपीट होता है राइट टू इक्वलिटी से, समानता के अधिकार से। इसलिए इसके पांचों के पांचों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और एकदम याद हो जाना चाहिए। तो बच्चों, पहला आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 में कहा गया है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो विधि के समक्ष समानता से मतलब है बच्चों, विधि, विधि का मतलब होता है कानून, यानी कि कानून की निगाहों में सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समानता का अधिकार यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये जो बात है आपको इतनी याद रखनी है इस आर्टिकल से रिलेटेड, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी खास तौर से इस आर्टिकल में, जो आपको एकदम याद करके रखनी है, वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी इक्वलिटी की बात आर्टिकल 14 में कही गई है। इसके बाद इसमें एक सेंटेंस और ऐड है बाद में, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। देखिए, ये दो प्रावधान है एक ही आर्टिकल में। पहले में राइट टू इक्वलिटी, ये जो बात है बच्चों राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना, ये जो ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। और बच्चों मैं बात करूं तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधि का समान संरक्षण, इसमें दोनों बातें एक ही आर्टिकल में समाहित हैं। इन दोनों को अच्छे से याद करके रखिएगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल 15 में जो आपको बच्चों जितना आर्टिकल याद रखना है वो आर्टिकल है इतना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की समाप्ति, भेदभाव का अंत। यानी कि भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, चाहे वह व्यक्ति किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, या किसी धर्म से हो, या वो किसी भी प्रकार के ऐसे स्थान से आता है जो विवाद में रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जेंडर का है, उस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव की समाप्ति, आपको इतना आर्टिकल याद रखना है इसमें, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का अंत। ठीक है, यहां पर हम बात करें, इस आर्टिकल में कुछ और भी बातें ऐड हुई हैं। मैं आर्टिकल नंबर 16 पढ़ाने के बाद तब आपको दोनों बातें एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल 16 में कहा गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन, लोक नियोजन से मतलब है यहां पर सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो भारत का संविधान आपको अनुच्छेद 16 में यह अधिकार देता है कि भारत के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, उसमें हर भारतीय नागरिक के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। तो अवसर की समानता, जो की वर्ड है ना पूरे आर्टिकल का, जो की पॉइंट है वो इतना है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। आपको भी इतना याद रखना, अवसर की समानता, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं
इस आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 15 इसमें दो और एडिशनल आर्टिकल हैं, उनको आपको विद आर्टिकल याद नहीं रखना है, बस कंटेंट पता होना चाहिए क्या है। जैसे बच्चों आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 16 का 4, इसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से यानी एजुकेशनल बेस पे पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। बच्चों ये जो विशेष सुविधा का जो प्रावधान है ना, यही है रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में कहा गया है कि समाज में ऐसे लोग जिनका एजुकेशन लेवल डाउन है और समाज में जात पात के आधार पर उन्हें निचले वर्ग का समझा जाता है, तो इन चीजों को एक लेवल में लाने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिए जाएंगे, उन्हें कुछ स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। यही है बच्चों रिजर्वेशन, आरक्षण। ठीक है ना। दूसरी चीज मैं बात करूं बच्चों, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में ही कुछ और आर्टिकल ऐड हुए हैं। जैसे मैं बात करूं, इसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ था बच्चों 15 का 6 और 16 का 6। ये जो आर्टिकल ऐड हुआ है इसमें पता है बच्चों क्या दिया है, इसमें दे रखा है 10% रिजर्वेशन, जिसे आप ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि जनरल कास्ट के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिया गया था। यही दो आर्टिकल ऐड हुए थे। तो जो ये दो आर्टिकल ऐड हुए थे, ये बच्चों 103वां संशोधन 2009 में हुआ था, और उस संशोधन के द्वारा इन दोनों आर्टिकल को ऐड हुआ था, जिसमें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था दी गई थी। तो इसका अमेंडमेंट याद रखना है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। और आर्टिकल ये याद रखेंगे 2019 में दोनों आर्टिकल ऐड हुए थे। इसके बाद बात आती है बच्चों आर्टिकल नंबर 17। देखिए आर्टिकल 17 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है इस पार्ट से ये। इसमें कहा गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। सीधी सी बात है बच्चों, छुआछूत का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं रखेगा। ठीक है ना। अगर ऐसा पाया गया, अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ पाया गया कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छुआछूत जैसी भावना रखता है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। जैसे भारत की संसद ने बच्चों अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट बनाया था, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट 1955 में बनाया था, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि छुआछूत निवारक अधिनियम। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, छुआछूत जैसी भावना रखता है, तो उसके लिए 1 साल का कारावास हो सकता है और 3,000 रुपए का जुर्माना। तो ये इसमें प्रावधान है इसे रोकने के लिए। अब यहां बात आती है आर्टिकल नंबर 18 की। देखिए आर्टिकल 18 में कहा गया बच्चों एबोलिशन ऑफ द टाइटल फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट एकेडमिक एंड आर्मी, यानी कि सेना और शिक्षा विभाग को छोड़कर, सेना और शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ना तो उपाधि धारण करेगा और ना ही किसी व्यक्ति को उपाधि किसी भी प्रकार की देगा। ठीक है ना। लेकिन दो विभाग ऐसे होंगे जिनमें उपाधियों का, ठीक है ना, लेन देन चलता रहेगा, जैसे एक मिलिट्री डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट में बच्चों आपने सुना होगा, जैसे मिलिट्री किसी को भी टाइटल दे सकती है। जैसे हम बात करें मेजर की उपाधि दी है बच्चों किसे, एमएस धोनी के लिए, एमएस धोनी के लिए मेजर की उपाधि दी गई है, विराट कोहली को मेजर की उपाधि दी गई है। शिक्षा विभाग की हम बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे जो लोग पीएचडी कर लेते हैं उनको डॉक्टर की मानद उपाधि मिल जाती है, जो एडवोकेट मतलब जो एलएलबी या लॉ कर लेते हैं उनको एडवोकेट की मानद उपाधि मिल जाती है। तो एकेडमिक एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट में उपाधियों का चलन रहेगा, बाकी किसी अन्य डिपार्टमेंट में कोई भी उपाधियां नहीं दी जाएंगी। तो ये बच्चों 5 आर्टिकल थे समानता के अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, जहां आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद आता है सेकंड अधिकार है फंडामेंटल राइट में बच्चों, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है बच्चों आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक 4 आर्टिकल के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 में बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 टाइप को एक्सप्लेन किया गया है। और वो 6 प्रकार की कौन सी स्वतंत्रताएं हैं,
पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। सबसे पहला लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी कह सकते हो, ठीक है ना। और इसको आप स्वतंत्रता कह सकते हो, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं पर भी स्पीच देने का अधिकार है, आपको अपना आइडिया एक्सप्रेस करने का राइट है, आप अपनी कोई भी विचार विमर्श कर सकते हो, ठीक है, चाहे भले ही वो माना जाए या नहीं माना जाए। इसी में बच्चों 19 का ए में इसी में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को भी शामिल किया है, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को भी इसी में शामिल किया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो न्यूज एंकर होते हैं वो किसी भी लीडर से, किसी भी फेमस पर्सनालिटी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये उनको पूछने का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल में 19 ए में, ठीक है ना। बच्चों अब बात आती है इसका दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप बिना हथियारों के कहीं पर भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों सभा या सम्मेलन करने की आजादी दी गई है आपको, आप कहीं पर भी, ठीक है ना, बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण तरह से इकट्ठा हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। लेकिन आप कोई ऐसा सभा या सम्मेलन नहीं करेंगे जहां पर मतलब हथियारबंदी हो, जहां पर मतलब दंगा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसी परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। इसके बाद तीसरा अधिकार है बच्चों इसमें राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियंस, यानी आपको कोई संगठन या समुदाय बनाने की आजादी है, आप कोई भी संगठन या आप कोई भी समुदाय का गठन कर सकते हैं, आपको ये फ्रीडम है, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है। आपने देखा होगा जैसे भारत में अनेक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, अनेक प्रकार के एसोसिएशन काम करते हैं। जैसे हम बात करें, कई सारी यूनियंस देखी होंगी आपने, हिंदू महासभा हो गया, बजरंग दल हो गया, शिवसेना हो गया, करणी सेना हो गया, कई टाइप के वेरियस टाइप की बहुत सारी जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम करती हैं। तो आपको ये आर्टिकल 19 के अंडर में आपको पूरा राइट दिया गया है कि आप राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियंस, आप कोई भी संगठन या समुदाय की स्थापना कर सकते हैं। इसी में बच्चों आर्टिकल 19 का जो डी दे रखा है इसको एक्सप्लेन किया गया है इसमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत में आबाद रूप से बिना रोके टोके कहीं पर भी घूम सकते हैं, यानी कि घूमने की आजादी, घूमने की आजादी। तो जो घूमने की आजादी है वो आर्टिकल 19 में है, घूमने की आजादी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको जाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे आप चाह रहे हैं हम पीओके में घूमेंगे, ठीक है ना, नहीं जाने दिया जाएगा। आप चाह रहे हैं हम एलओसी लाइन पर जाएंगे, नहीं जाने दिया जाएगा। आप चाह रहे हैं हम एलएसी लाइन पर घूमेंगे, यहाँ पर भी नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जहां पर आपको जाने से रोका जा सकता है, अन्यथा आप बगैर रोके टोके भारत में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, आपको पूरी घूमने की आजादी है। इसके बाद बच्चों आर्टिकल ई में कहा गया है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। तो निवास या भारत में कहीं भी बसने की आजादी, आप भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, घर मकान बनाकर कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, निवास या बसने की आजादी। इसके बाद बच्चों ये एफ नंबर है, इसको तो डिलीट कर दिया गया है इस लाइन, इस मतलब आर्टिकल 19 से। इसमें था बच्चों राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें जो था वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसको यहां से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है आर्टिकल 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाता है, ठीक है ना। आइए जी नंबर देखते हैं बच्चों, कह रहा है राइट टू कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है ना। यानी कि आप भारत में कहीं पर भी व्यापार, कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, आप कोई भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी दुकान, ठीक है ना, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो व्यापार, बिजनेस, दुकान इत्यादि, ठीक है ना, खोलने की आजादी, ठीक है ना, खोलने की आजादी, ठीक है ना, खोलने की आजादी है, बंद करने की भी आजादी है। आप चाहो अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, ठीक है। तो ये बच्चों 6 टाइप की फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होती है बच्चों, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से बार बार इनको रिपीट करते रहिएगा। आइए हम बात करें आर्टिकल 20। देखो आर्टिकल 20 में बच्चों क्या क्या इंपोर्टेंट बात कही गई है, इसको समझिए जरा। देखो कह रहा है
कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि इसमें सीधे सीधे से मतलब है कि अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कोई अपराधी है और अगर उसने अपराध कर दिया है और उस पर कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया है, यानी कि क्राइम प्रूफ कर दिया गया है, तो दोष सिद्ध होने पर उसको क्या दिया जाएगा बच्चों? संरक्षण दिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा जो अपराधी अपराध कर चुका है और उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, तो उसको प्रोटेक्शन क्यों? देखो क्या होता है, इस आर्टिकल का मतलब है कि जिस समय वह व्यक्ति क्रिमिनल नहीं था, उस समय वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकता था, लेकिन जब वह अपराधी घोषित किया जा चुका है, तो अब वो कस्टडी में रहेगा, पुलिस कस्टडी में रहेगा, तो वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता। अगर कोई अचानक उस पर अटैक हो जाता है तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अदर पुलिस वगैरह या अदर किसी की कस्टडी में है। तो उस दौरान जो उस अपराधी को कस्टडी में रखा गया, उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन की होगी। ये उस अपराधी को आर्टिकल 20 में अधिकार दिया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ अपराधी के लिए संरक्षण देने का मतलब है उसकी सुरक्षा से, जब वह पुलिस कस्टडी में होता है। ठीक है? अब आ जाइए बच्चों आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 में कहा गया स्टूडेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। देखो बच्चों ये आर्टिकल इतना इंपोर्टेंट है, आपने जस्ट अभी ऊपर अनुच्छेद 19 पढ़ा और उसमें 6 टाइप की आपने स्वतंत्रताएं पढ़ी थी, वो फ्रीडम आपको याद रखनी है। उन फ्रीडम के बाद अगर किसी टाइप की फ्रीडम पूछता है ना, तो आर्टिकल 21 लगाना है। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं कि आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने दैहिक का मतलब है बॉडी से, ठीक है, आप अपनी बॉडी को हर प्रकार से कंफर्ट माहौल बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मतलब है बच्चों, आप अपने जीवन के लिए, ठीक है ना, अपने जीवन के अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, आप अपने पूरी तरीके से रहन सहने की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 21 का अधिकार दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अधिकारों को जोड़ता रहता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बहुत सारी राइट को हटा देता है। जैसे इसी आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अधिकारों को शामिल किया, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया था। इसी में है बच्चों इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट पाने का अधिकार। इसी में है शुद्ध जल, यानी कि प्योर वाटर, पीने वाला जो होता है शुद्ध जल, मुफ्त में दवाइयां पाने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, आप विदेश घूम सकते हैं जाकर, रेफ्यूजी शरण, ठीक है ना, शरण लेने का अधिकार। तो बहुत सारे अधिकार इसमें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं और हटा भी दिए जाते हैं। जैसे इसमें से 2 बातें हटा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2019-20 में, एक हटा दिया था वोट डालने का अधिकार, और इसी में से हटा दिया गया था बच्चों आरक्षण वाला, कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अपने एक तमिलनाडु के केस में डिसीजन दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, तो इसका मतलब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है? आ जाइए बच्चों आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 में बच्चों इसे जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2002 में जोड़ा गया था। इसमें बच्चों 14 को निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात कही है। प्राथमिक शिक्षा यानी कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी लर्न करके रखिएगा बच्चों। ठीक है? इसका अमेंडमेंट याद रखना, 86 अमेंडमेंट। आइए आर्टिकल नंबर 22, अनुच्छेद 22 में कहा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का मतलब है बच्चों कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया जा सकता है, या वो क्राइम करने वाला है, या वो उसकी उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से क्राइम हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है
और उसको डिटेन किया जा सकता है, मतलब नजरबंद किया जा सकता है। यहाँ पर यही बात कही गई है। तो गिरफ्तारी और नजरबंदी अपराधी को गिरफ्तारी तथा नजरबंदी के संबंध में संरक्षण। फिर यहां एक बार अपराधी को प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। जैसे मान लिया बच्चों, कोई व्यक्ति है जिससे जिससे अपराध हो सकता है, ठीक है ना, जिससे अपराध हो सकता है या जिसने अपराध कर दिया है, तो गिरफ्तार किसको किया जाता है? जो अपराध कर चुका है। और नजरबंद किसको किया जाता है? जो व्यक्ति अपराध करने वाला है। तो पुलिस को यह संज्ञान हो जाए कि इस व्यक्ति के किसी भी प्रकार की मूवमेंट से या बोलने से या वहां पहुंचने से, ठीक है ना, कोई मतलब जो है ऐसी दुर्घटना घट सकती है जिसकी उम्मीद नहीं है। तो पुलिस कस्टडी में क्या, पुलिस इस दौरान क्या करती है? उसको नजरबंद कर लेती है, डिटेन कर लेती है, ठीक है ना। अब जब वह व्यक्ति डिटेन हो जाएगा, तो डिटेन करते समय केवल उसी व्यक्ति को बस उठाया जाएगा। तो ऐसे समय में जब वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में डिटेन है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की होगी। तो यहाँ पर जो गिरफ्तार कर लिया गया है व्यक्ति या जो नजरबंद है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। यही उस अपराधी के लिए अधिकार दिया गया है आर्टिकल 22 में। चलिए बच्चों, अब मौलिक अधिकार का तीसरा अधिकार आता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब होता है बच्चों विरुद्ध अधिकार। देखिए ये जो है आर्टिकल 24 और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, दोनों को समझ लेंगे और वेरी सिंपल है। देखो आर्टिकल 23 में कहा गया बच्चों, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसका मतलब है मानव को आप वस्तु समझकर खरीद बेच नहीं सकते, यानी कि मानव तस्करी नहीं कर सकते, ठीक है ना। मानव दुर्व्यवहार कह सकते हो उसका, मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है ना। मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, तथा बलात् श्रम का निषेध। बच्चों बलात् श्रम से मतलब है यहाँ पर बलपूर्वक, यानी कि किसी भी व्यक्ति से आप ना तो बलपूर्वक श्रम करा सकते और ना ही किसी व्यक्ति का आप व्यापार बिजनेस कर सकते हो। तो मानव दुर्व्यापार का यहाँ पर मतलब बच्चों मानव की तस्करी, आप तस्करी नहीं कर सकते। और बलात् श्रम से मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर, यानी कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। तो बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट है ये आर्टिकल और मानव की खरीद बेच के अगेंस्ट है ये आर्टिकल, ठीक है ना। तो मानव का आप वस्तु समझकर व्यापार बिजनेस नहीं कर सकते और ना ही किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती के आधार पर उससे आप कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होती है। अगर कोई व्यक्ति है आपके यहाँ काम करने आया है, तो वो दिन भर काम करने के बाद आपको बोल सकता है कि कल मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आप रिएक्शन में ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसको अपने घर में बंधक बना के डाल लें और कहें नहीं तुझी को काम करना है। तो आप बंधक नहीं बना सकते किसी को, यानी कि जोर जबरदस्ती आप किसी से कार्य नहीं करवा सकते, ठीक है। आर्टिकल 24 बच्चों, आर्टिकल 24 मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसमें कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, माइन एंड हैवी इंडस्ट्री। जैसे कि 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, आप इनको किसी भी प्रकार से नियोजित नहीं कर सकते, नियोजित नहीं कर सकते, नियोजित नहीं कर सकते। नियोजित का मतलब है आप इनको एम्प्लॉयमेंट के तौर पे अपॉइंटेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नियोजित कहाँ नहीं कर सकते? खास तौर से किसी फैक्ट्री में आप इनको, ठीक है ना, अपॉइंटेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप किसी कारखाने में इनको नियुक्त नहीं कर सकते, आप किसी कोयले की खान वगैरह में, ठीक है ना, इन्हें नियुक्त नहीं कर सकते। अगर ये पाया गया कि आपके किसी दुकान, आपके किसी कारखाने में या आपकी फैक्ट्री में या किसी माइन में 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा
कार्य कर रहा है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना, और की ही जाएगी, आप कुछ कर नहीं सकते। तो सीधे सीधे आर्टिकल 24 प्रिवेंशन करता है, यानी प्रोहिबिशन करता है कि 14 ईयर तक के बच्चे को आप किसी प्रकार से अपॉइंटेड नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट के तौर पर उसे अपने यहाँ अपॉइंटेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक एक शॉर्ट वर्ड में आपको याद रखना है बच्चों, कैसे याद रखना है, बाल श्रम का निषेध। इसमें जो आपको याद रखना है वो बाल श्रम का निषेध, इतना आर्टिकल याद रखना है। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, और निषेध मतलब विरोध, यानी कि आप बाल श्रम का निषेध, ये आर्टिकल 24 में है, ठीक है ना, और बलात् श्रम का निषेध आर्टिकल 23। आइए बच्चों, आर्टिकल इसके बाद पांचवा अधिकार आता है, सॉरी चौथा अधिकार आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों, इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है ना, 4 आर्टिकल के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जैसे आर्टिकल 25 में कहा गया है, फ्रीडम टू कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि इसमें है अंतःकरण की आजादी। अंतःकरण से मतलब है कि आपकी अंतर आत्मा जिस धर्म को फॉलो करने के लिए कह रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि किसी भी धर्म को मानने की आजादी, धर्म को मानने की आजादी, और आप उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, प्रचार करने की आजादी, ठीक है ना। आप जिस धर्म को मानते हैं आप उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी अंतरात्मा जिस धर्म को मानने को कहती है, आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं और आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 में ये प्रोविजन है दिया हुआ। इसके बाद आर्टिकल 26 में कहा गया है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित जो फेस्टिवल वगैरह हैं, जो प्रोग्राम वगैरह हैं, उनका आयोजन कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक धार्मिक कार्यों को करने की आजादी। आप अपने धर्म से संबंधित जो भी वर्क हैं, जो कार्य हैं, फेस्टिवल, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे हिंदू धर्म में भागवत कराते हैं, जागरण कराते हैं, मुस्लिम धर्म में उर्स वगैरह कराते हैं, और हम बात करें सिख धर्म में लंगर वगैरह चलाते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग रिलीजन में प्रोग्राम होते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन ये आर्टिकल नई परंपरा को शुरू करने से रोकता है, यानी कि आप कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 25 में भी एक व्यवस्था है कि जोर जबरदस्ती के आधार पर किसी का धर्म आप चेंज नहीं कराएंगे, यानी कि इसको बोलते हैं धर्मांतरण, यानी कि आप धर्मांतरण किसी का नहीं करा सकते, लोभ लालच देकर भी किसी का रिलीजन चेंज नहीं कराएंगे। तो आर्टिकल 25 धर्मांतरण का विरोध करता है और आर्टिकल 26 किसी प्रकार की नई परंपरा का प्रचलन का विरोध करता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आर्टिकल 27। देखिए आर्टिकल 27 में है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि जब किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि का मामला हो, किसी धर्म की अभिवृद्धि से मतलब है बच्चों यहाँ पर विकास, यानी कि एक ऐसा धर्म जिसकी संख्या, जिसके लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है, धर्म की अभिवृद्धि का मामला हो, का मामला हो, तो उसे कुछ जगह कर से मुक्त रखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि जब किसी स्पेशल ऐसे रिलीजन के प्रमोशन का मामला हो जिसकी संख्या लगातार भारत में घटती जा रही है, तो जरूरी नहीं है उससे हम टैक्स लेंगे, उसे हम टैक्स फ्री कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं बच्चों जैन धर्म की, जैन धर्म के लगातार लोग भारत में घटते जा रहे हैं, भारत से वो छोड़कर अदर कंट्री में सेटल हो रहे हैं, व्यापार बिजनेस वो कहीं और कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन ये पैदा हो सकती है आने वाले 20-30 साल में कि पता चला जैन धर्म के लोग भारत में रहे ही नहीं, तो भारत सरकार उनको भारत में ही रहने के लिए कुछ विशेष छूट उनको दे सकती है, उनको टैक्स में छूट दे सकती है, उनको पढ़ाई में छूट दे सकती है, उनको नौकरियों में छूट दे सकती है। तो यही फ्री करने की बात कहता है, टैक्स से फ्री करने की बात कहता है आर्टिकल 27, ठीक है ना। आ जाइए अब आर्टिकल 28। देखो आर्टिकल 28 में कहा गया बच्चों
freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution। यानी कि सीधी सी बात है कि किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान में, किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान में ना तो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, और ना ही धर्म के आधार पर किसी को प्रवेश देने से रोका जाएगा। यानी कि आप रिलीजियस बेस पर किसी को ना तो एडमिशन देने से मना कर सकते और ना ही आप अपने स्कूल या इंस्टीट्यूशन में किसी प्रकार की रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर वो सिलेबस में है तब आप उसको देंगे इंस्ट्रक्शन रिलीजियस रिलेटेड, अगर सिलेबस में नहीं है तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 28 में साफ साफ कहा गया है कि ना तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी एजुकेशन दी जाएगी और ना ही किसी भी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को रिलीजन बेस पर एडमिशन देने से रोका जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बच्चों बात करते हैं पांचवा अधिकार की। मौलिक अधिकार का पांचवा अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिए इसमें दो ही आर्टिकल है बस, एक आर्टिकल 29 है और एक आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 29 में कहा गया है प्रोटेक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि सीधी सी बात है बच्चों, इसको जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि माइनॉरिटीज हैज राइट कैन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट हिज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यानी कि अल्पसंख्यक नागरिकों को, किसको बच्चों, अल्पसंख्यक, उन्हें अपनी भाषा यानी लैंग्वेज का विकास करने का अधिकार होगा, संस्कृति का विकास कर सकते हैं, उसको वो संरक्षित यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये उनको अधिकार होंगे। आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है। जैसे हम बात करें भारत में बंगाली लैंग्वेज है, गुरमुखी लैंग्वेज है, ठीक है ना, अनेक प्रकार की लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज है जिनकी संख्या, बोलने वालों की संख्या कम है, तो वो व्यक्ति अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूलों में लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कल्चर जो है उनकी, उसको भी वो प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में कहा गया बच्चों कि अल्पसंख्यक नागरिकों का यह अधिकार है कि वह अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा और संस्कृति, अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान से मतलब है किसी प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये दो आर्टिकल होंगे माइनॉरिटी से रिलेटेड। अब आता है मौलिक अधिकार का अंतिम अधिकार, अधिकार नंबर 5, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अब तक जितने भी आपने अधिकार पढ़े, जितने भी आपने ऊपर अधिकार पढ़े, अगर इन अधिकारों को कोई छीनता है तो आप अपने अधिकारों का उपचार करा सकते हैं, यही बात इस आर्टिकल में कही गई है। यानी कि आर्टिकल 32 आपके समस्त अधिकारों का उपचार कराने का अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति आपके अगर अधिकार कम कर लेता है, छीन लेता है, तो आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। आप किस प्रकार से अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, आइए मैं नीचे समझाता हूं बच्चों। इस अनुच्छेद की महत्ता को देखते हुए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा कहा है, किसने कहा है बच्चों, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है कि अकॉर्डिंग टू बी.आर. अंबेडकर हार्ट एंड सोल यानी हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो या तो ऑप्शन में लगाएंगे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर ये नहीं होगा तो अनुच्छेदों का दिया हुआ आर्टिकल 32 इसको लगा दीजिएगा, दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा, आंसर एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन विदाउट नेम पूछे, ठीक है ना, किसी का नाम नहीं है और सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तब आंसर लगाएंगे आप प्रस्तावना प्रियम्बल को। और विद नेम पूछेगा
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप आर्टिकल 32 या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को लगाएंगे। ठीक है, अब आइए कैसे आप अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनका उपचार करा सकते हैं। देखिए नीचे डिटेल है दी हुई। When the right of a person are violated, he can use 5 writs in Supreme Court under Article 32 and in High Court under Article 226 to get the right। यानी कि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट का प्रयोग कर सकता है। यानी कि बच्चों अगर किसी व्यक्ति के अधिकार छीन लिए हैं तो वो 5 टाइप की रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी कराकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। रिट हमेशा न्यायालय जारी करता है, वो दायर नहीं की जाती है, यानी कोर्ट निकालता है रिट हमेशा। अब रिट जो है बच्चों वो 5 प्रकार की है। कितने टाइप की है? 5 प्रकार की रिट है। हैबियस कॉर्पस, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है ना, ये किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रेजेंट करना ही पड़ेगा जिसने भी उसे गिरफ्तार किया है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रेजेंट नहीं किया है तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन माना जाएगा, हनन माना जाएगा। तब वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है और यह भी जान सकता है कि मुझे 24 घंटे से अधिक क्यों गिरफ्तार करके रखा गया। ठीक है, इसमें बच्चों जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो आने जाने का समय काउंट नहीं होता है। ठीक है ना, और अगर कोई व्यक्ति सैटरडे में गिरफ्तार हुआ है, शनिवार को गिरफ्तार हुआ है तो वो मंडे में ही कोर्ट में जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में संडे काउंट नहीं होता है। मैंडेमस का मतलब है बच्चों परमादेश, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को फॉलो ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर काम करते हुए अपने उद्देश्यों को भूल जाए, अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाए, ठीक है ना, तब सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट निकालता है और उसको एक ऑर्डर देता है कि आप अपने वास्तविक ड्यूटी से भटकिए मत, आप अपने वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए, आप अपनी ड्यूटी को याद रखिए। तो इसका मतलब है परमादेश, यानी कि सबसे बड़ा आदेश। प्रोहिबिजन का मतलब है बच्चों प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि जब कोई कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन से हटकर किसी केस में जजमेंट दे रहा है, यानी कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र बाहर रहकर किसी भी प्रकार के केस की सुनवाई कर रहा है तो आप उस केस की ऑन द स्पॉट चलती सुनवाई को रुकवा सकते हैं। यानी कि आपको ये एक बार विश्वास हो जाए कि जिस प्रकार से इस केस के मामले की हायरिंग की जा रही है, सुनवाई चल रही है, ये इस कोर्ट का काम नहीं है इस प्रकार से डिसीजन देने का या सुनवाई करने का। तो आप बच्चों प्रतिषेध रिट का प्रयोग करके उस चलती कार्रवाई को ऑन दी स्पॉट रुकवा सकते हैं। तो प्रतिषेध जो होता है वो चलती कार्रवाई को रोका जाता है, चलती सुनवाई को रोकना। ठीक है ना, इसमें इस्तेमाल होती है प्रतिषेध। और अब आती है चौथी नंबर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में है कि जब कोई न्यायालय अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर रहकर यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर किसी केस का डिसीजन दे दे तब उस डिसीजन को सर्टिओररी उत्प्रेषण रिट के माध्यम से चेंज कराया जाएगा, यानी कि निर्णय बदलना। यानी कि आपको पता है कि ये जो केस है ये गलत तरीके से कोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि जज का या इस कोर्ट का अधिकार भी नहीं है इस प्रकार से ये निर्णय देने का और मेरे पक्ष में नहीं आया ये निर्णय जबकि मैं बिल्कुल सही हूं। तो आप उस केस को, ठीक है ना, चेंज करा सकते हो सर्टिओररी रिट के माध्यम से। ठीक है ना, तो सर्टिओररी जो इस्तेमाल होती है जब जजमेंट आ जाता है तब इस्तेमाल होती है, और प्रोविजन जो होती है जब सुनवाई चल रही होती है तो उसे रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद बच्चों पांचवी रिट है क्वारंटो, अधिकार प्रेच्छा। अधिकार प्रेच्छा का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले या कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट हो चुका है कहीं पर, तो आप उसके डॉक्यूमेंट की, आप उसकी, ठीक है ना, पूरे अपॉइंटमेंट की लीगल प्रोसेस की जांच करवा सकते हैं कि ये किस तरीके से अवैध तरीके से नियुक्त हो गया है, इसकी जांच की जाए। जैसे मान लिया आपके नंबर हैं 60
और किसी व्यक्ति की फर्जी मार्कशीट है, उसके नंबर है 65, तो जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो 65 वाला फंस जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इसकी ला सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपका अधिकार छीन लिया, नौकरी पाने का आपका अधिकार छीन लिया, क्योंकि ये तो फर्जी मार्कशीट वाला है। तो इसकी जांच होगी और जब ये हटेगा तो आप इसकी जगह पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अधिकार पेक्षा, ठीक है, इस केस में इस्तेमाल होता है। अब मैंने पांचों आपको रिट एनालिसिस कर दी। अब इन 5 रिट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे, अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा और आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के नियुक्ति की वैधानिकता की जांच करानी हो तो किस रिट का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें बताएंगे फटाफट किस रिट का इस्तेमाल होगा। तो इसमें होगा बच्चों अधिकार प्रेक्षा, क्वारंटो, अधिकार प्रेक्षा, ठीक है ना, इसमें क्वारंटो रिट इस्तेमाल होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी निचली अदालत के द्वारा अपने ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर किसी मुकदमे में फैसला दे दिया गया हो तो इसे किस रिट के माध्यम से बदला जाएगा? यानी कि जजमेंट सुनाया जा चुका है गलत तरीके से, तो उस जजमेंट को चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? सर्टिओररी, यानी कि उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रेट। कौन सी रेट होगी? उत्प्रेषण रेट, सर्टिओररी, उत्प्रेषण रेट। अगला क्वेश्चन, जब किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन ना किया जा रहा हो तो इसे किस रिट के माध्यम से कर्तव्य बोध कराया जाएगा? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहता हुआ कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को फॉलो ना करे, ठीक है ना, तो उससे उसकी ड्यूटी से अवेयर कराने के लिए किस रिट का यूज होगा? मैंडेमस, यानी कि परमादेश, परमादेश, मैंडेमस, परमादेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी निचली अदालत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई की जा रही हो तो उसे किस रिट के माध्यम से रोका जाएगा? यानी कि जजमेंट आया नहीं है, हायरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो उस गलत तरीके से चल रही सुनवाई को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोहिबिजन, प्रतिषेध, प्रोहिबिजन, प्रतिषेध रिट के माध्यम से उसे ऑन द स्पॉट चलती कार्रवाई को रोक पा सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधानिकता की जांच करानी हो तो किस रिट का प्रयोग करेंगे? यानी कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो वह अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, तो इसके लिए प्रयोग किए जाने वाली रिट कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट, ये थे मौलिक अधिकार का सेकंड वीडियो जिसमें सारे आर्टिकल मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना, और आप बार बार इसको एक बार रिवाइज करके देख लेना ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।